साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं और पुनः सूचना देता हूं कि 31 जुलाई 2024 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर मैदान पर कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के तमाम 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की जमा पूंजी को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत वापस करवाना है। साथियों, ये कानून जिसे भुगतान की गारंटी का अधिकार बताते हुए मोदी सरकार ने 31 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया था और इसे 21 फरवरी 2019 से बाया ऑर्डिनेंस देश में लाया गया था ताकि देश के जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म, किसी भी निधि, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी एसएसजी, किसी भी एनबीएफसी इत्यादि में अगर उनकी कोई जमा राशि डूबी है, यहाँ तक कि जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें भी, जो एग्रीकल्चर कंपनी हैं उनमें भी, कोई स्वरोजगार चलाने वाली कंपनी है उनमें भी, अगर कोई उनकी जमा राशि डूबी है, फंसी है और यदि उन्हें वो वापस नहीं मिली है, तो ये कानून बनाकर उन सबको ये गारंटी दी गई थी कि उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार 180 दिन में वापस करेगी। ये एक्ट बाकायदा पब्लिश किया, संसद ने, दोनों सदनों ने इसको सर्वसम्मति से कानून के रूप में पास किया। महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसकी जो नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने तमाम राज्यों को इस कानून को लागू करने के लिए स्वयं मंत्री ने पत्र लिखे, सेक्रेटरी फाइनेंस ने पत्र लिखे, दर्जनों पत्र लिखे और कई राज्यों में इस पर कार्रवाई भी हुई। इस एक्ट के तहत भुगतान पटलों की स्थापना भी हुई और पीड़ितों से आवेदन भी लिए गए, लेकिन कई राज्यों में आज तक इस एक्ट के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई, तो वहां आवेदन लिए ही कहां से जाएंगे। कई राज्यों ने तो अभी तक इसके रूल्स ही नोटिफाइड नहीं किए हैं। तो ये एक जो हमारी संसद ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी धन की वापसी का, उस कानून पर सरकार के ही लोग जो शासन में भी बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं, कुंडली मारकर बैठ गए और आवेदन लेने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे। तरह तरह की हीला हवाली, टाल मटोल वो करते हैं। इस कानून को सरकारों ने दबाने का काम किया, जिसके विरुद्ध हमने देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम किया और देश के लगभग 20 राज्यों में जाकर हमने जनता को, ठगी पीड़ितों को जागरूक किया, अफसरों को जानकारी दी इस कानून के विषय में और इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करवाई। दुख का विषय यह है साथियों कि कानून को बने हुए 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी बहुतायत में जितना होना चाहिए उस हिसाब से शासन, यानी कि जिन अधिकारियों को इस एक्ट के अंतर्गत नोडल ऑफिसर्स बनाया गया है, जिन्हें सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी भी बोल देते हैं, वो अधिकारी इस कानून पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे और
इस वजह से देश के करोड़ों परिवार जो ठगी का शिकार बने हैं वो उत्पीड़न झेल रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, पैसे के अभाव में तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। और 5 लाख से ज़्यादा उन साथियों ने जो इन कंपनीज में कथित रूप से एजेंट का काम करते थे और निवेशक भी थे, प्रथम निवेशक वही बनते थे, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। और लगभग 1250 सैनिक भी ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण अपनी जीवन लीला खत्म कर चुके हैं। और करोड़ों तो ऐसे हैं जो अपने गांव से, घरों से, शहरों से, परिवारों से पलायन कर गए हैं, चूंकि एजेंट साथियों ने जिन लोगों का भी इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट कराया, उनका पैसा जमा कराया, वो सब ज़्यादातर या तो उनके रिश्तेदार थे या पड़ोसी थे या मित्र दोस्त जानकार थे। और एजेंट साथियों ने जब ये पैसा इन ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा करवाया, उस वक्त अपने निवेशकों को ये गारंटी दी थी कि हम ये पैसा आपका हम वापस करेंगे, कंपनी भाग जाए, डूब जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। और एजेंट साथियों ने ये इतने विश्वास के साथ गारंटी अपने निवेशकों को इसलिए दे दी थी क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि ये तमाम कंपनीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, कहीं नहीं भागेंगी, इनका सारा पैसा सेबी के पास रहता है, अगर कंपनी डूब जाए, भाग जाए तो सेबी आपका पैसा वापस कर देगा। किसी ने कहा बीमा प्राधिकरण वापस कर देगा, किसी ने कहा राज्य सरकार वापस कर देगी, किसी ने कहा केंद्र सरकार वापस कर देगी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ और अंततः 21 फरवरी 2019 को हमारी भारत सरकार ने वाया ऑर्डिनेंस देश की ऐसी 3 लाख कंपनीज को एक साथ बैन कर दिया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और करोड़ों लोगों का पैसा इन कंपनीज में फंस गया। उस पैसे को वापस करने के लिए सरकार ने इसी एक्ट में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसके अंतर्गत इन कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अनरेगुलेटेड या गैर कानूनी जमा योजनाएं, पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाने के कारण बैन किया था। इसी एक्ट में ये प्रावधान भी किया था कि सरकार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से, सहायक सक्षम अधिकारियों के माध्यम से ठगी पीड़ितों के आवेदन लेगी, आवेदन आमंत्रित करेगी और उनका आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। ये टाइम बाउंड एक्ट था मोटा मोटी, जिसके विषय में मैं आमतौर पर आप सबको बताता रहता हूं। लेकिन साथियों, सरकार की लापरवाही के कारण, बेईमान अधिकारियों के कारण ये कानून देश में आज तक ठीक से क्रियान्वित नहीं हो सका, इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराई। और इसके लिए हमने लंबा संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को हम इसको अंतिम रूप दे देना चाहते हैं, लेकिन इसको अंतिम रूप तभी मिलेगा, इसका अंतिम परिणाम तभी आएगा साथियों, जब आप सब इस कानून को जानेंगे, हमारे आंदोलन से जुड़ेंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे और एक बड़ी अच्छी खासी पर्याप्त संख्या बल देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा करेंगे 31 जुलाई को, ताकि न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी ये भान हो सके कि अगर अब उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, लोगों का पैसा वापस नहीं किया, तो ये लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए नौकरों को लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे, उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएंगे। दोस्तों, ये करना होगा। जितना जल्दी आप कर लोगे उतनी जल्दी आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सरकार ने हालांकि आपको डिवीजन करने के लिए, आपके बीच में आपको विभाजित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कहीं सहारा सीआरसी पोर्टल खोल दिया है, कहीं पीएसीएल पल्स के नाम पर सेबी पोर्टल बना दिया है, कहीं जीसीए के नाम पर एनसीएलटी का गठन कर दिया है, कहीं हीरा गोल्ड के नाम पर एसएफआईओ की कमेटी बना दी है, कहीं रोज वैली के नाम पर कुछ कर दिया है, कहीं
आदर्श के नाम पर लिक्विडेटर बिठा दिया है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इस तरह का विभाजन सरकार ने आप लोगों के बीच जानबूझ करके कर दिया है, ताकि आप लोग भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 को जान ना सकें, इसका प्रयोग ना कर सकें। क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना देना पड़ेगा, 180 दिन में देना पड़ेगा, चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है। और यदि आप इससे दूर रहेंगे और दूसरे झांसों में फंसे रहेंगे, कभी NCLT के में, कभी लिक्विडेटर के में, कभी सुप्रीम कोर्ट के में, कभी हाई कोर्ट के में, कभी CRC पोर्टल के में, कभी सेबी के में, कभी किसी और कमेटी के में, तो जाहिर सी बात है सरकार को कुछ नहीं करना, आप आपस में ही लड़ते रहोगे, धक्के खाते रहोगे, कहीं ऑनलाइन, कहीं कुछ, कहीं कुछ। इसलिए सरकार ने जानबूझकर आपके बीच में ये डिवीज़न किया है, आपको गुमराह करने के लिए, ताकि आप एकजुट ना हो सकें और एकजुट होकर इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत ना करने लगें। साथियों, इस षड्यंत्र को आपको, सबको, हमको समझना है। अगर हम इस षड्यंत्र को सरकार और ठगों के और उनके दलालों के इस षड्यंत्र को समझ नहीं सके, तो हम पर्याप्त संख्या बल दिल्ली या कहीं भी जुटा नहीं पाएंगे। और जब पर्याप्त संख्या बल हम जुटा नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है ये लड़ाई और ज़्यादा लंबी खिंचती रहेगी और हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, जैसा कि आमतौर पर हो रहा है। एजेंट और निवेशकों के बीच जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मारकाट बनी हुई है, कि गोलियां तक एजेंटों को निवेशकों द्वारा मारी जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ये स्थितियां और विस्फोटक रूप ले सकती हैं। और यदि हम सब मिलकर बट्स एक्ट 2019 का उपयोग करेंगे, इस कानून के क्रियान्वयन की मांग करेंगे, तो बहुत जल्दी न केवल एजेंट साथियों को सुरक्षा मिल जाएगी, उनका पलायन रुक जाएगा, उनका उत्पीड़न रुक जाएगा, उनका अपमान रुक जाएगा, अपितु जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना पैसा इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एजेंट्स के मार्फत जमा कर दिया था, वो भी उनको उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस मिल जाएगा। तो साथियों, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने के पीछे मेरा कहने का आशय यही है कि आप सब इस कानून को जानें, इस कानून का प्रशिक्षण लें। इस कानून को आप सब तक पहुंचाने के लिए, इस कानून का आप सबको प्रशिक्षण देने के लिए आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहूँगा। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, आप सब उसको फॉलो कर लें, ज्वाइन करें। ख़ास तौर से हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी अवश्य जुड़ेंगे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इस पुस्तक के कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है और कैसे आपको अपने संबंधित अधिकारियों को इस कानून के विषय में समझाना है, बताना है, और कैसे आप अपना और अपनों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत ले सकते हैं। तो तमाम साथी आज रात 9 बजे मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे। और साथ ही एक बड़ी हृदय विदारक खबर हमारे हाथरस से ही आई है साथियों। आज ये इसौदा गांव है, हरिनारायण नाम था एक साथी का, निवेशक थे, 5 लाख रुपए जमा किया था। GN गोल्ड नाम की जो कंपनी है, GN डेयरी, GN गोल्ड कई सारी हैं, उसकी HBN और वो विश्वामित्र वगैरह, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। टोगो रिटेल मार्केटिंग है, KBCL है, करम भूमि है, दुनिया भर की कंपनीज हैं इस तरह की। मैंने बताया 3 लाख, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा, सक्षम डेयरी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, केमना, अल्केमिस्ट वगैरह वगैरह। तो ये जो साथी थे हरिनारायण सिंह, भरी जवानी में साथियों इन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। और ऐसे लाखों लोग हैं साथियों जो इलाज और धन के अभाव में अपने जीवन से हाथ धोते जा रहे हैं। ये बड़ी विकट स्थिति है, आपको, हमको, सबको इसे समझना पड़ेगा। जब हम गंभीरता से लेंगे तो इसे वो लोग भी गंभीरता से लेंगे जिनके ऊपर कानून ने उत्तरदायित्व दिया है कि वो आपका पैसा वापस करेंगे साथियों। तो इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। चूँकि आपके पास सोशल मीडिया से बड़ा हथियार कोई है नहीं इस वक्त अपनी बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो एक वो प्रकरण आजकल चल रहा है, उस तो मैं तो वो बाबा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं करता था बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लाखों की भीड़ जुटती थी, 5-5 10-10 लाख रुपए उसके सत्संग में जुड़ जाते थे। तो जरूरी नहीं है सोशल मीडिया का होना भी। कहीं सरकार ये सोचती हो कि यार मदन लाल आज़ाद, ये सूरजदीन विश्वकर्मा और ये तमाम लोग सोशल मीडिया चिल्लाते रहते हैं। तो जैसे उसने बाइक बोट टैक्सी स्कैम के समय किया था कि आर्मी पर्सनल जो 2 लाख से ज़्यादा फौजी उसका शिकार बने थे, तो उसने फौज में CISF BSF वगैरह में इनमें तमाम में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाना बैन कर दिया था कि कोई भी सैनिक, अर्धसैनिक बल का जवान सोशल साइट्स का उपयोग नहीं करेगा। सरकार को ऐसा लगता है साथियों कि वो सोशल मीडिया को बैन कर देगी तो आपके आंदोलन को खंडित कर सकती है, रोक सकती है, और आप जहां हो वहां से भी आपको नीचे पहुंचा सकती है। तो इस बात को भी तमाम साथी गांठ बांध लें कि जब तक सोशल मीडिया का मंच हमें उपलब्ध है तब तक हम इसका जमकर इस्तेमाल करें, और यदि संयोगवश या किसी षड्यंत्र के तहत सोशल मीडिया का उपयोग हमारे लिए बैन कर दिया जाता है सरकार द्वारा, तो आप माउथ टू माउथ भी इस कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित करके सरकार की आंखों में आंख डालकर उसकी नींद हराम कर सकते हैं, और इस कानून को क्रियान्वित करवाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं साथियों। चूँकि मैं हमेशा बताता हूँ ये अच्छा मौका है, सरकार कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष आवाज़ उठा भी रहा है। कल भी पार्लियामेंट में कई लोगों ने ठगी मामलों पर चर्चा की है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बट्स एक्ट या तो बोल नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा अजीब किस्म का सा नाम है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट। उसको कई लोग कुछ बोल जाते हैं, कई लोग कुछ बोल जाते हैं, या तो वो बोल नहीं पाते हैं पार्लियामेंट में इस एक्ट का नाम, या जानबूझ करके भी वो बदमाशी करते होंगे, चूंकि सदनों में बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो स्वयं ठग हैं या फिर ठगों से उनकी साठगांठ है। ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन साथियों, हमें इस कानून का ही प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि इस कानून का प्रचार प्रसार करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब इस कानून के प्रचार प्रसार में जुट जाएं। जैसे भी आप प्रचार प्रसार कर सकें, इसमें तमाम साथी अपना सहयोग प्रदान करें, संगठन का विस्तार करें। और समय अच्छा है साथियों, सरकार कमजोर है, विपक्ष मजबूत है, ऊपर से ये जो हाथरस वाला प्रकरण हुआ है वो बाबा सूरजपाल वाला, उसने मीडिया को बोरा दिया है। मीडिया लगातार एक ही सवाल पूछती जा रही है कि बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं है, बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, बाबा कहाँ भाग गया, क्या हो गया। तो ये जो हमारे बेईमान सिस्टम ने भस्मासुर नाम का मीडिया जो है, एक मीडिया नाम का जो भस्मासुर पैदा कर लिया था, वो अब इस पूरी सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए चुनौती बनने जा रहा है। यदि सूरजपाल को चमार होने की वजह से इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, चढ़ना चाहिए वैसे तो फांसी, चूंकि 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि वो सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। अगर सिस्टम सजग होता, जागरूक होता, तो 121 तो क्या, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होती। लेकिन 121 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो वो पूरी व्यवस्थागत हत्याएं साथियों। और उन हत्याओं के लिए निश्चित रूप से सूरजपाल को फांसी चढ़ा देना चाहिए सिस्टम को। लेकिन समस्या ये है कि अगर सूरजपाल को फांसी होती है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को भी करनी पड़ेगी, प्रेमानंद को भी फांसी देनी पड़ेगी, ये जितने भी कथावाचक हैं इनको देनी पड़ेगी, और ये जितने भी वो
इस्लाम वाले तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े मजमे लगा के, जलसे लगा करके, कोई हज में कभी कांड हो जाता है, कभी कावड़ यात्राओं में हो जाता है, कभी कहीं, उनको भी फांसी लगानी पड़ेगी। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आज हमने सूरजपाल चमार को फांसी चढ़ा दिया तो कल उन तमाम कथावाचकों को भी, उन तमाम पाखंडियों को फांसी चढ़ानी होगी। कोई योग के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई सनातन के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई सिखिज्म के नाम पर, कोई किसी तेरा मेरा पंथों के नाम पर। जो ये पाखंड दुनिया में चल रहा है, जिस पाखंड को तोड़ने का प्रयास एक तरह से सूरजपाल कर रहे थे, लेकिन नारायण ने उन्हें किसी और काम के लिए चुन लिया, अपने के लिए हत्यारा बना दिया 121 लोगों का। और संभवतः उनको फांसी चढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सरकार को उन सबको भी फांसी के फंदे पर लटकाना होगा, जिन्हें बचाने के लिए वो आज सूरजपाल को बचा रही है कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, उससे पूछताछ तक नहीं की जा रही। वो कहीं फरार थोड़ा ही है, अपने आश्रम में बैठा हुआ है, उसको पुलिस पकड़ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है। क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई, तो नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान लो कल किसी प्रधानमंत्री या नेता या मुख्यमंत्री की सभा में ऐसी भगदड़ मच जाए, लोग मर जाएं, तो क्या करेंगे? उसको भी फांसी चढ़ानी पड़ेगी, उसको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। चूंकि जो प्रयोग आप सूरजपाल के माध्यम से करेंगे वो सब पर लागू हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ये बड़ा सुअवसर है। मीडिया को भी घेरो, मेन स्ट्रीम के मीडिया को। वैसे तो आज दैनिक भास्कर खैर हमारी हमेशा बात करता है, ठगी पीड़ितों की पत्रिका भी करता है, अमर उजाला भी, दैनिक जागरण भी, स्वतंत्र भारत भी, कई मराठी अखबार हैं वो भी करते हैं। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, ठगों द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, ये हमारी बात बिल्कुल नहीं करते। इनको भी पकड़ो ऐसे मौके पर, क्योंकि अभी उनके सर पर एक भूत सवार है, और वो भूत हो सकता है उनको बर्ड्स एक्ट 2019 की तरफ भी मोड़ करके ले आए, और ये भस्मासुर मरने से पहले आपका काम करवा जाए। तो सुनहरी अवसर है साथियों, इस अवसर पर तमाम साथी मिलकर एकजुट हो जाएं। तमाम जाति, धर्म, रंग, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र और इन सब जंजीरों से परे ऊंचे उठकर आप केवल और केवल भुगतान को अपना मुद्दा बना लें, बर्ड्स एक्ट 2019 को अपना विषय बना लें, तो निश्चित रूप से आप सबकी विजय होगी। और मैं देख रहा हूं जो साथियों में जोश है, हौसला है, वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। 2 जुलाई से हमने जो पखवाड़ा शुरू किया था ज्ञापन दिवस का, वो आज तीसरे दिन भी जारी रहा है। कई स्थानों पर आज भी ज्ञापन दिए गए हैं, कल भी दिए जाएंगे, और 16 जुलाई तक लगातार वो ज्ञापन चलते रहेंगे, और लगातार वो अखबारों की सुर्खियां बनेंगे, सोशल मीडिया की सुर्खियां बनेंगे। तो धीरे धीरे आपकी बात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता विपक्ष, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम चीफ मिनिस्टर्स तक पहुंचेगी, और आप सबका कल्याण हो जाएगा, आपका भुगतान हो जाएगा। तो मिलता हूं आज रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर के साथियों, और आप सबको इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर रहना है, इनके चक्करों में नहीं आना है, झांसों में ये जो बाबे बूबे घूमते रहते हैं। चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा ढोंग ढकोसले चल रहे हैं, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर। मैंने आपको बताया ही है। और इनमें से मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि यार तुम शंकराचार्यों के नाम जानते हो, कौन कौन है? 4 शंकराचार्य जो सनातन की बुनियाद हैं। लोग एक शंकराचार्य का नाम भी नहीं बता पाते, लेकिन सनातन सनातन वो सब रटते रहते हैं। उनको लगता है बस धीरेन्द्र शास्त्री और वो क्या नाम है उसका, और 2-4 इस तरह के ठग हैं, यही सनातन के प्रवक्ता हैं, यही सनातन के मूलाधार हैं। साथियों, ये तंत्र मंत्र, ढोंग ढकोसले, पाखंड, चरण रज, इन सब से आपको स्वयं को बचना है, अपने परिवारों को बचाना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, और ख़ास तौर से आपको अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचाना है। चूँकि ये अंततः सब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए भस्मासुर सिद्ध होंगे, आपका भविष्य तबाह कर देंगे ये। इसलिए तमाम लोग
इन सबसे बचकर रहें, सत्य को पहचानें और ईश्वर के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती है। ईश्वर से तो सीधा साक्षात्कार होता है, किसी का भी हो जाता है, जो भी करना चाहेगा उसका हो जाएगा। ये कोई बहुत लंबा खेल नहीं है। उसके लिए आपको किसी गुरु, किसी पीर, किसी फकीर, किसी मज़ार, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए तैयारी करते हैं 31 जुलाई 2024 के उस असहयोग आंदोलन की, जो हमें राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू करके पूरे देश भर में ले जाना है साथियों। जय हिंद, जय भारत।